हे एवरीवन, यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का एक और वीडियो लेके आ गए। पहले क्या क्या किया है, वर्क एनर्जी पावर और कोलिजन्स ये सब किए थे। पुराने वीडियोस देखो इन्हें समझने के लिए। और इसमें क्या करने वाले, इसमें भाई कोलिजन्स पे असाइनमेंट करेंगे जो पिछले वीडियो में दिया था, इसमें सॉल्व करेंगे। बाकी आप इसे नया वीडियो समझ के भी कर लो, प्रैक्टिस ही है क्वेश्चन। तो क्या पता होना चाहिए, कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें आपका काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता है। इन इलास्टिक में होता है परफेक्टली। इन इलास्टिक में दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद साथ साथ मूव करती हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। परफेक्टली इलास्टिक में E1 होता है, इन इलास्टिक में 0 होता है और बाकियों में इनके बीच में लाई करता है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में V1 और V2 की वैल्यूज निकाली थी। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इसमें हमने पता किया था थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होता है। चलिए असाइनमेंट ये हैं पहले 5 क्वेश्चंस। पहले इस वीडियो को पॉज करो, इन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करो। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इन्हें ट्राई करो। फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करो और उसके बाद वीडियो प्ले करना और ये देखना तुम्हारे और मेरे आंसर्स मैच करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट के आंसर्स। पहला क्वेश्चन, अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। The rate of change of total momentum of a many particle system is proportional to the external force या sum of the internal forces on the system। और आंसर है एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। In elastic collision of two bodies, the quantities which do not change after the collision are kinetic energy और total linear momentum या total energy। जो चेंज नहीं करती है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी चेंज नहीं करती है, काइनेटिक एनर्जी में तो लॉस ही आ जाता है। A ball is dropped from a height h1 and if rebounces to a height h2, find the coefficient of restitution. Okay, so case 1, v1 square is equal to u1 square plus 2as1। u1 तो आपका 0 क्योंकि ड्रॉप हुआ, हमने कहा कि इसने डिस्टेंस कवर किया h1 और ऊपर से नीचे आ रहा था इसलिए g पॉजिटिव। तो यह आया v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई। दूसरा केस आया v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2as2। इसमें निकलता है v2 इज इक्वल टू 2gh2, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। E इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये आता है आपका अंडर रूट ऑफ h2 बाय h1 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। रीजनिंग भी देनी है। चलिए पहला केस, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड, बिल्कुल गलत है। टोटल एनर्जी और मोमेंटम जो है वो आपका बोथ द बॉडीज का कंजर्व्ड होता है, इंडिविजुअल का जो है कंजर्व नहीं होता है, सिस्टम का कंजर्व होता है। In an inelastic collision, the final kinetic energy is always less than the initial, बिल्कुल सही बात है क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है हीट की फॉर्म में। Okay, the bob A of a pendulum released from 30 degree to the vertical hits another bob B at the same mass at rest at on a table as shown। ठीक है भाई। How high does the bob A rise after collision? Neglect the size of the bobs। Okay, और collision elastic है, तो भाई ये A ने क्या किया, अपना सारा का सारा क्या है इस बॉल में ट्रांसफर कर दिया, तो आगे जाएगा ही क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में मासेस सेम होते हैं। तो यही था ना, याद करो बिलियर्ड्स बॉल वाला, ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये मूव करने लग जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5,
A block of mass 1.2 kg moving with a speed of 20 centimeter per second collides head on with a similar block kept at rest. The coefficient of restitution is 3/5. Find the loss of kinetic energy during the collision. ठीक है, m1 इक्वल टू m2 1.2 kg है, u1 20 है, u2 0, e 3/5. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. वैल्यूज रखी तो मेरे पास आ गया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 20. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ ई होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. इससे हमें निकला v2 माइनस v1 12. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो v2 निकलता है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड और v1 निकलता है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Loss in kinetic energy is half m1 v1 square plus half m2 v2 square minus of half m1 u1 square. इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास निकलता है माइनस में. बाय द वे आप चाहें तो इसमें इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हैं, उसमें प्लस में आ जाएगा. प्लस में मतलब यही है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर केयरफुली विद रीजंस. In an elastic collision of two billiards ball, is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the ball when they are in contact? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में कोलिजन के टाइम पे. तो काइनेटिक एनर्जी आपका उस इंस्टेंट पे तो कंजर्व्ड है ही नहीं जब वो कांटेक्ट में. Is the total linear momentum conserved during the short time of an elastic collision of two balls? Yes, टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है. ए और बी के आंसर में क्या चेंज होगा? इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ही रहेगा. If the potential energy of the two billiards ball depend only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? Okay, और यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कोरस्पॉन्डिंग टू द फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, फोर्सेस यहाँ पे कंजर्वेटिव है. क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रही है सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बिलियर्ड बॉल. तो कोलिजन आपका इलास्टिक होगा. A body of mass 5 kg moves along the x-axis with a velocity of 2 meter per second. A second body of mass 10 kg moves along the y-axis with a velocity of under root 3 meter per second. They collide at the origin and stick together. Calculate the final velocity of the combined mass after collision, the amount of heat liberated. m1 गिवन है, u1 गिवन है, m2 गिवन है, u2 गिवन है. तो ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये कोलाइड की और उसके बाद ये मूव कर गए ऐसे. ठीक है, तो ये हमारा अगर ये v था तो यार ये थीटा, तो ये हो गया v cos थीटा, दूसरा हो गया v sin थीटा. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस. सो m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v cos थीटा. हमने यहाँ वैल्यू रखी तो आया 15 v cos थीटा इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1. ओके, अलोंग y एक्सिस जाओगे तो m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v sin थीटा. यहाँ हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास निकला 15 v sin थीटा इज इक्वल टू 10 रूट 3. बाय द वे यहाँ x एक्सिस पे m1 था तो m2 0 ले लिया था, y एक्सिस पे m2 है तो m1 0 ले लिया था. 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, दोनों का सम मिलाएंगे तो हमारे पास बचता है 225 v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी कि v इज इक्वल्स टू मेरे पास बनता है 1.3 मीटर पर सेकेंड. हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 u2 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, हमने सारी वैल्यूज रखी तो यहाँ हीट लिबरेटेड अगेन माइनस में आ रही है. आप चाहें तो इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हैं, उसमें यही आंसर प्लस में आ जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg and is traveling at a speed of 500 meter per second.
strikes a block of mass 2 kg which is suspended by a string of length 5 meter. The center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 0.1 meter. What is the speed of bullet after it emerges from the block? चलिए m1 m2 u1 l और h गिवन है, तो ये है पहला सिनेरियो और ये उसके बाद जो है 0.1 से मूव कर गई, ये है दूसरा सिनेरियो। चलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, यानी कि हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m2gh। ठीक है, इससे हमने क्या किया कि v2 की वैल्यू निकल गई 1.2 मीटर पर सेकेंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। वैल्यूज रखी तो यहाँ से मेरे पास v1 निकल जाता है 220 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रॉली ऑफ मास 200 kg moves with a uniform speed of 36 km per hour on a frictionless track. A child of mass 20 kg runs on the trolley from one end to the other 10 meter away with a speed of 4 meter per second relative to the trolley in a direction opposite to its motion and jumps out of the trolley. What is the final speed of the trolley? How much has the trolley moved from the time the child begins to run? काफी कुछ बड़ा क्वेश्चन है। Okay, mass of trolley is given, its velocity is given, mass of child is given, the distance is given 10 meter, velocity of child is also given. Now initial momentum of the system is mass of trolley plus mass of child into the velocity of the trolley because the child is on the trolley, which gives 2200 kg meter per second. अगर हमने कहा v dash is the final velocity of the trolley with respect to ground, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी v डैश माइनस 4, क्योंकि चाइल्ड की वेलोसिटी हमने कही थी 4 रिलेटिव टू द ट्रॉली, तो उसको रेस्पेक्ट लेंगे तो ये v डैश माइनस 4 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा मास ऑफ ट्रॉली इंटू वी डैश प्लस मास ऑफ चाइल्ड इंटू वी डैश माइनस 4। वैल्यूज रखी तो ये हमारे पास निकलता है 220 v डैश माइनस 80 according to the law of conservation of linear momentum. Initial momentum of system is equal to final, यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो v डैश निकलता है 10.3 मीटर पर सेकेंड। Now time taken by the boy to run is distance upon velocity, which is 10 by 4, that is 2.5 seconds, and the distance moved by the trolley when the child begins to run is v dash, that is the velocity of the trolley with respect to ground into time, that is 10.3 into 2.5, and that gives 25.75 meter. Question number 10. Ball A of mass m moving with a velocity u collides head-on with a ball B of mass m at rest. If E be the coefficient of restitution, then determine the ratio of final velocities of A and B after collision. तो ये हो गई बॉडी ए, ये हो गई बॉडी बी जो रेस्ट पे थी। E इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, यहाँ u1 आपका u है और u2 0 है, तो यह आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू eu। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ भी हमने वैल्यूज रखी तो हमारे पास आ जाता है v1 प्लस v2 इक्वल टू u। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है v2 इज इक्वल टू u e प्लस 1 अपॉन 2, और इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं v1 निकालूं तो वो निकलता है u ब्रैकेट में 1 माइनस ई अपॉन 2। ना v1 अपॉन v2 अगर निकालना चाहें तो वो निकलता है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। Question number 11. Which of the following potential energy curves in figure cannot possibly describe the elastic collision of two billiards ball? Here r is the distance between the centers of the balls. तो पहली बात भाई, potential energy of a system of two masses is inversely proportional to the separation between them.
यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखते हो वो होना चाहिए इनवर्स वाला, जो फिफ्थ के अलावा कहीं भी इनवर्स का कर्व है ही नहीं, यानी कि इनमें किसी में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इलास्टिक कोलिजन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ फिफ्थ वाला दिखाएगा। Bonus question. In a nuclear reactor, a neutron of high speed, typically 10 to the power of 7 meter per second, must be slowed to 10 to the power of 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope of uranium-235 and causing it to fusion, so that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium or carbon, which has a mass of only a few times the neutron mass. Okay, NCERT question है by the way, example है। Initial kinetic energy of neutron is half m1 u1 square, final kinetic energy हो गई half m1 v1 square। इसमें हमने क्या किया, v1 की वैल्यू रखी हुई है, ये कहाँ से आई, इलास्टिक कोलिजन में अगर टारगेट रेस्ट पे होता है तो v1 का ये फॉर्मूला था, वो हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट का क्या होगा, वो होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल, दोनों को डिवाइड किया तो ये मेरे पास आया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ड्यूट्रियम के लिए m2 होता है 2m के बराबर, सो मेरे पास f1 निकलता है 1/9, यानी कि न्यूट्रॉन 90% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देता है इलास्टिक कोलिजन में ड्यूट्रियम के साथ, यही प्रूव करना था। एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू टू गूगल, बिंग एंड एवरीवन। अगला वीडियो भाई नेक्स्ट यूनिट का वीडियो ज़रूर देखो। थैंक यू सो मच।